नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। नगर निकाय चुनाव को लेकर आगरा की नब्ज टटोलने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आगरा नगर निगम पहुंचे हैं, जहां पर सदन में वीडियो और ब्लॉक प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक की हुई है। और इस दौरान डिप्टी सीएम ने मंडल के सभी मुख्य विकास अधिकारियों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा की है। और मीडिया से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक तरफ जहां बीजेपी को डबल इंजन की सरकार बताते हुए विकास की बात उन्होंने कही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा है। सोशल बेस बढ़ाना नहीं है, ये मजबूरी है। जनता जाग चुकी है, कमल का के छाया में अपना भविष्य देख रही है। इसलिए उनको सबको लगता है कि पहले मंदिर नहीं जाते थे, जो रोजा अवतार पार्टियां करते थे, अब मंदिर जा रहे हैं। पहले कुछ और करते थे, आज कुछ और कर रहे हैं। मतलब भाजपा की विचारधारा के अनुसार सबको आज चलने के लिए विवश होना पड़ रहा है। इसे सारी विचारधाराएं इस मुद्दे पे हम कह सकते हैं कि गलत थी। भाजपा की विचारधारा सच्ची, सफल और स्वीकार। बहन जी मुझे एक देखिए, श्री राहुल गांधी जी पर आपने सवाल पूछ दिया। मैं समझता था कि शायद ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन श्री राहुल गांधी जी पे आपने सवाल पूछा। इतना बताऊंगा, क्या इस देश के अंदर श्री राहुल गांधी जी और उनका परिवार इस देश के कानून से, संविधान से बड़ा है क्या? अगर देश की अदालत सजा देगी तो उसको आप स्वीकार नहीं करोगे, सरकार पर आरोप लगाओगे। और वहीं कैबिनेट मंत्री एके शर्मा आजमगढ़ दौरे पर हैं। आपको बता दें कि आने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर अरविंद कुमार शर्मा ने कहा है कि आरक्षण की अधिसूचना जारी कर दी गई है। आरक्षण की जो अधिसूचना है उसमें 6 तारीख की शाम तक आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया गया है। जो भी आपत्तियां आएंगी उसका 1-2 दिन में हम निस्तारण भी करेंगे। उसके बाद आरक्षण वाली सूची वो चुनाव आयोग को दे दी जाती है। उसके बाद ये पूरा क्रम, कितने चरण में चुनाव होंगे और कब चुनाव होंगे और किन जिलों में ये होंगे, ये सारा विषय चुनाव आयोग की परिधि में आता है। और इसके बाद ही सारा निर्णय चुनाव आयोग ही करेगा। स्थानीय निकाय चुनाव के संबंध में आपको जैसा कि बताया गया था, परसों इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है आरक्षण की। आरक्षण की जो अधिसूचना है उसमें 6 तारीख तक 6 तारीख की 6 बजे शाम तक आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया गया है। जो आपत्तियां आएंगी उनको 1-2 दिन में हम लोग उसका निस्तारण करेंगे। और उसके बाद आरक्षण वाली जो सूची है वो चुनाव आयोग को दे दी जाती है। उसके बाद का पूरा कार्यक्रम, कितने चरण में चुनाव होंगे, कब कब चुनाव होंगे, कब किन जिलों में होंगे, ये सारा का सारा जो विषय है वो चुनाव आयोग की परिधि में आता है। उसके बाद का सारा निर्णय चुनाव आयोग करेगा। उसके बारे में कुछ कह पाना बड़ा मुश्किल है। और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से पहले बहुजन समाजवादी पार्टी की लखनऊ में बैठक हुई है और बैठक को बसपा प्रमुख मायावती ने संबोधित किया है, जिसमें पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि नेता विधानमंडल दल बसपा उमा शंकर सिंह ने बैठक के दौरान कहा है कि पार्टी सुप्रीमो मायावती ने आज बैठक में निकाय चुनाव को लेकर मजबूती से काम करने के लिए कहा है। बैठक में तय किया गया कि निकाय चुनाव के मद्देनजर 14 अप्रैल को होने वाले अंबेडकर जयंती मेरठ मंडल का कार्यक्रम नोएडा में होगा और वहीं अन्य 4 मंडल के कार्यक्रम लखनऊ में ये होने हैं। और इसके साथ ही पार्टी जिले में वार्ड स्तर पर अंबेडकर जयंती मनाने की भी यह अभियान चलाएगी। और वे राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव सफाई पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा है कि अब की बार 2024 में दिल्ली में बीजेपी बनेगी या नहीं, ये उत्तर प्रदेश तय करेगा। आरक्षण पर सरकार घपला कर रही है। रामगोपाल यादव ने यह भी कहा कि नियम अनुसार आरक्षण नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से जनता में आक्रोश है और इस वजह से बीजेपी का अब की बार सफाया हो जाएगा। तैयारी चुनाव में हमेशा जीतने के लिए की जाती है। परिणाम इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन तैयारी हमारी जीतने के लिए हर जगह पहले ही से है। गवर्नमेंट घपला कर रही है आज आरक्षण में, इधर उधर अभी तक न उनके वार्डों का आरक्षण नहीं किया, अपने नेताओं से पूछ के कर रहे हैं। नियमानुसार तो हो नहीं रहा कुछ, लेकिन बेनियम से भी जब लोग करेंगे तो और आक्रोश होगा और गवर्नमेंट इनके सब अब की हारेंगे। कहीं ये नगर पर मानते हैं कि इनका ही आधिपत्य रहता है, सारा आधिपत्य जनता तोड़ देगी। आज जा चुकी इनके शासन से।
और यूपी में नगर निगम चुनाव से पहले बीजेपी मेगा अभियान के तहत सामाजिक न्याय का नारा देकर अंबेडकर जयंती और ज्योतिबा फूले की जयंती ये मनाएगी और स्थापना दिवस 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक बीजेपी सामाजिक न्याय सप्ताह भी मनाएगी। इस दौरान हर जिले, मंडल और बूथ में कार्यक्रम होंगे। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर खास तौर पर अभियान तैयार ये किया गया है। पार्टी के मोर्चों को इसकी जिम्मेदारी ये दे दी गई। इस दौरान सपा प्रवक्ता फकरुल हसन ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। देखिए, भाजपा की सरकार जब से देश और प्रदेश में बनी, सबसे ज्यादा अत्याचार अगर किसी पे हो रहे हैं तो दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, किसान, मजदूरों पे हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपने पापों को धो देना चाहती है, कम कर देना चाहती है। इसलिए अंबेडकर जयंती से एक सप्ताह तक दलितों को जोड़ने का कार्यक्रम बना रही है, कभी पसमंदा सम्मेलन, सूफी सम्मेलन करा रही है, पिछड़ों को जोड़ने का कार्यक्रम बना रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस छलावे में अब न दलित आने वाला है, न पिछड़ा, किसान, मजदूर, अल्पसंख्यक आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में जनता वोट के माध्यम से जवाब देने का काम करेगी। और वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज फिरोजाबाद पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने एक निजी कार्यक्रम में भाग लिया है। इस दौरान अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, बेरोजगारी समाप्त करने पर बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। अखिलेश ने यह भी आरोप लगाया कि बीजेपी किसान विरोधी पार्टी है, उद्योगपतियों और बड़े कारोबारियों का खजाना भर रही है और उनका हर फैसला उद्योगपतियों के लिए होता है। मैं धन्यवाद देता हूं आपको। आखिरी सवाल में आपकी पत्रकारिता जाग गई। अभी तक तो जो सवाल आप पूछ रहे थे किसी के इशारे पे पूछ रहे थे। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था कि आपके अंदर से सवाल कब निकलेगा, और ये सच्चाई है। याद कीजिए, बीजेपी के लोग चिल्लाते थे कि फसल बीमा करा लो, फसल बीमा करा लो। आज फसल बीमा से क्या किसान की मदद हो रही है? या फसल बीमा से जिन कंपनियों ने बीमा किया है उनको मुनाफा कम मारे हैं। एक भी किसान को ये सरकार मदद नहीं कर पाई। आलू का किसान बर्बाद हो गया। याद कीजिए, सदन में मैंने खड़े होकर के कहा कि आलू की लागत की कीमत भी किसान को नहीं मिल रही, और अगर वो कोल्ड स्टोर रखने भी जा रहा, लाइन लंबी लंबी लगी है, लेकिन किसान को मदद नहीं मिल पाई। उसका क्या परिणाम हुआ? कहा कि हम आलू खरीदेंगे। आप बताओ, सबसे अच्छी बेल्ट है आलू की यही फिरोजाबाद, यही शिकाबाद, यही टूंडला, और आगे आप चले जाए फतेहाबाद से लेकर के खंदौली और उस इलाके में, आगरा के इलाके में। बताओ, एक आलू सरकार ने खरीदा हो तो बता दो आप। और वहीं एक दिवसीय दौरे पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य अमेठी पहुंचे हैं, जहां पर गौरीगंज ब्लॉक के गड़ा माफी गांव में आयोजित सम्राट अशोक मौर्य जन्म महोत्सव कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद शामिल हुए हैं। और इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। सपा नेता पुराने अंदाज में नजर आए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में भारत की पहचान भगवान बुद्ध से होती है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो अपने आप को संविधान से भी ऊपर मानते हैं। मैं मनुस्मृति का विरोध करता हूं। लोग कहते हैं कि मैं धर्म का विरोध करता हूं। अभी चुनाव कौन लड़ेगा, कहां से लड़ेगा, इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। भूपेंद्र चौधरी ने आज एक नया बयान दिया है। उन्होंने कहा सपा विशुद्धि जात की राजनीति करती है। इस पर आपका क्या कहना है? फिर से बोले। भूपेंद्र चौधरी जी ने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि सपा विशुद्धि जाति की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू मुस्लिम का नारा देकर पूरे समाज को बांट दिया, देश को बांट दिया। और यही नहीं, ये नारा उनके लिए वोट लेने के अच्छा जरूर लग रहा है, लेकिन ये देश के बंटवारे की नींव डाल रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता जो पहले से समाज को बांटने के लिए कमर कस के काम कर रहे हैं, उनको हमें नसीहत देने की आवश्यकता नहीं है। और पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद मेनका गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में चौपाल को संबोधित करते हुए सांसद ये कहती हुई नजर आ रही हैं कि गधे के दूध का साबुन औरत के शरीर को हमेशा सुंदर रखता है, और एक बहुत ही मशहूर विदेशी रानी होती थी। साथ ही उन्होंने नाम लिया है कि क्लियोपेट्रा, वो गधे के दूध में नहाती थी और दिल्ली में गधे के दूध का साबुन 500 रुपए में यह बिक रहा है। जो भी बनता है अब उसको केवल गोबर के कंडों से हम लोग जला दें। इसमें 1500 2000 में सारे रस्म रिवाज आएंगे गाय की, और आप लोग अगर कंडे बेचोगे तो आपके लाखों रुपए महीने के बिक जाएंगे, लाखों रुपए।
फिर उसके बाद हमने एक समूह है लद्दाख में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि गधे बहुत कम हो रहे हैं। आखिर कितने दिन हो गए आप लोगों को गधे देखे हुए? कम हो गए हैं, चले गए हैं, धोबी का काम भी खत्म हो गया गधों से, कहाँ जाए। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने गधों से लेकर के उनसे दूध निकालना शुरू किया और गधे के दूध से उन्होंने साबुन बनाया। और गधे का दूध का साबुन माना जाता है कि औरत के शरीर को हमेशा सुंदर रखता है। एक बहुत मशहूर विदेशी रानी होती थी जिसका नाम था क्लियोपैट्रा, और वो गधे के दूध में क्या होती थी, नहाती थी। तो वो गधे के दूध के साबुन दिल्ली में बिक रहे हैं 500 रुपए का एक साबुन। क्यों नहीं हम लोग बकरे के दूध का साबुन बनाए? और डुमरियागंज सांसद जगदम्बिका पाल ने भनवा पूर्व विकास खंड के ग्राम पंचायत वैनिया में पंचायत भवन का उद्घाटन किया है और जगदम्बिका पाल ने पार्टी के सदस्यता अभियान को यह शुरू किया है और पार्टी को मजबूत बनाने का संकल्प भी लिया है। वहीं उन्होंने सरकार की नीतियों को बताया और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनता के प्रति ईमानदार है और हमारी पार्टी विकास की राजनीति कर रही है, हम लोग जातिवाद की राजनीति नहीं करते। जनता पार्टी ने आज नरेंद्र मोदी की नीतियों से जो वो सबका विकास करने की जो योजना में जिस तरह का पंचायत भवन बना है या जिस तरह के कायाकल्प में आज विद्यालयों का फिर से नवनिर्माण हो, नवाचार शिक्षा में जिस तरह से पूरे प्रदेश में कल स्कूल चलो अभियान योगी आदित्यनाथ जी ने शुरू किया, वो योगी आदित्यनाथ जी इस बात के लिए संकल्पित है कि कोई एक बच्चा स्कूल से छूटने न पाए। इसमें न हम सपा की बात करते हैं, न बसपा की, न कांग्रेस की, न भाजपा की, न उसमें हिंदू की, न मुसलमान की, न दलित की, न। आज नरेंद्र मोदी जी का जो एक संशोधन की योजना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, तो आज हर बच्चा शिक्षित है, हर बच्चे को शिक्षा स्कूल में जाने का अवसर मिले, कोई बच्चा छूटने न पाए। और वही उमेश पाल हत्याकांड के मामले में अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश चंद्र गौतम ने भी वारंट जारी करते हुए पुलिस को सुविधा अनुसार अशरफ को कोर्ट में पेश करने की छूट दी है, यानी कि कोर्ट ने कोई तिथि तय नहीं की है, पुलिस कभी भी उसे पेश कर सकती है। हालांकि कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश के चलते अशरफ की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश पारित किया है। और वहीं संत कबीर नगर के सांसद प्रवीण निषाद और विधायक अनिल त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़क का शिलान्यास किया है। यह सड़क लगभग 14 करोड़ की लागत से बनाई जाएगी। बघौली से बंजरिया मार्ग 14.3 किलोमीटर का है, लगभग 14 करोड़ की लागत से ये बन रहा है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये सड़क बन रही है। और निश्चित ही कई वर्षों से इस क्षेत्र की समझ सामान्य जनता हमको अवगत कराती थी कि ये सड़क सांसद जी, माननीय विधायक जी के पास, तो एक बहुत बड़ी एक मांग जनता की पूरी हम लोगों ने किया और भारत सरकार ने उसको स्वीकार करके सड़क के निर्माण के लिए धन स्वीकृत। और वे उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस रविवार को मसूरी से देहरादून आते समय खाई में जा गिरी है, जिसमें उसमें सवार 25 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही बस हादसे में एक महिला और एक युवती की मौत की खबर है। दोनों मृतका मां बेटी बताई जा रही हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आईटीबीपी कैंप के पास यह हादसा हुआ है। 42 लोग इस गाड़ी में सवार थे। हादसे को लेकर अधिकारी ने बताया कि घायलों को खाई से निकालकर तुरंत अस्पताल यह भिजवाया गया है, जहां पर 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना पर दुख जताया है। उन्होंने अधिकारियों को घायलों का समुचित उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये ट्वीट किया है मुख्यमंत्री ने। देहरादून मसूरी हाईवे पर यह दर्दनाक हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें। संबंधित अधिकारी को घायलों के बेहतर उपचार हेतु निर्देशित किया गया है। और वहीं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बरेली रोड से लेकर काठ गोदाम तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। इस दौरान अजय भट्ट ने कहा कि लंबे समय से सड़क को ठीक करने की मांग ये चली आ रही है, लेकिन पीडब्ल्यूडी के पास इसका बजट नहीं था। और उन्होंने कहा कि हल्द्वानी के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शहर में फ्लाईओवर बनाने को लेकर भी काम जारी है और इसके पहले फेज में 82 लाख रुपए भी स्वीकृत हो चुके हैं,
जिसके सर्वे का काम यह किया जा चुका है। अभी 12 करोड़ का जो हमारा 2 लेन बन रहा है, सड़क पहले से बना है, तो इस पर हम डामरीकरण, सुदृढ़ीकरण, इसकी हालत बड़ी ख़राब हो रही थी। NHAI से लाके हमने PWD को ट्रांसफ़र किया है। दिशा की बैठक में ये तय हुआ था, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके साथ जो मंडी से 3 पानी तक 2 किलोमीटर और होगा, वो मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में करवाया है। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, वो भी इसी के अनुरूप होगा। इसी तरह से वो भी इसी प्रकार की सड़क बनेगी जैसी कि ये नगर में बन रही है। तो ये पूरा 10 किलोमीटर का मार्केट जो है ये देखने लायक होगा, बहुत अच्छा बनेगा। और साथ में अभी 82 लाख रुपए फ्लाईओवर के लिए जो हमने दिलवाए थे वो यहाँ डिपार्टमेंट को मिल गए हैं। उसका फर्स्ट फेज़ का सर्वे भी हो गया है। अभी यहाँ के व्यापारी भाइयों से और अन्य भाइयों से, सारे लोग जितने भी हैं यहाँ, तो उनके साथ बैठक होनी है विभाग की, ताकि गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। टेलीफोन डिपार्टमेंट भी साथ में रहेगा उसमें, और वायर जिनके बिछते हैं नीचे, बिजली विभाग भी रहेगा। और वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई पटवारी और AEJE पेपर लीक प्रकरण में SIT को बड़ी सफलता मिली है। SIT ने पेपर लीक कांड के मुख्य आरोपी 50,000 के इनामी संजय धारीवाल को गिरफ्तार कर लिया है और आज नारसन बॉर्डर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आरोपी के कब्जे से SIT ने 4.25 लाख की नकदी और ब्लैंक चेक और एक गाड़ी भी बरामद की है। SIT द्वारा AEJE परीक्षा प्रकरण और पटवारी परीक्षा लीक में विवेचना की जा रही थी, जिसमें पूर्व में 37 अभियुक्त दोनों मामलों में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें एक मेन षड्यंत्रकारी जो अभी तक वांटेड चला, से 50,000 का इनाम IG गढ़वाल महोदय द्वारा संजय धारीवाल पर घोषित किया गया था। इसकी गिरफ्तारी नारसन क्षेत्र से की गई है। साथ ही साथ यह AEJE परीक्षा में करनाल स्थित कुछ छात्रों को ले जाकर वहाँ पर अपने भाई के फ्लैट पर जो है वहाँ पर नकल कराने की बात भी साक्ष्यों में आई है, जिसके आधार पर वहाँ टीम ने जाकर पूरी जांच करी है, जिसमें 4,25,000 रुपये कैश भी बरामद हुआ है, जो उसी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों द्वारा लिया गया था। कुछ दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं और ब्लैंक चेक भी मिले हैं, जो परीक्षार्थियों द्वारा गारंटी के तौर पर दिए गए थे। अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। अब तक कुल इसमें 38 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इसमें मेन जितने भी अभियुक्त थे सब पे गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की गई है। साथ ही साथ जो इसमें अवैध संपत्ति अर्जित की गई थी उसमें भी माननीय जिलाधिकारी महोदय को जो है 14 के तहत उनकी संपत्ति को फ्रीज करने के लिए रिपोर्ट भी हरिद्वार SIT द्वारा भेज दी गई है। और वही चारधाम यात्रा शुरू होने में 1 महीने का समय भी अब ये नहीं बचा है और ऐसे में सभी विभागों ने यात्रा को सही सलामत पूरा करने के लिए तैयारियां तेज कर दी हैं। और इसी के तहत हरिद्वार के ज्वालापुर, रानीपुर, झाल से कोर कॉलेज तक सभी यूनिपोल और अवैध होर्डिंग्स हटाने का काम यह शुरू किया जा रहा है। साथ ही सभी विभाग यात्रा को ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। चारधाम यात्रा को लेकर जो है पुलिस और प्रशासन मुस्तैद है। इसको देखते हुए NHAI से संपर्क किया गया था कि इसमें बहुत सारे ऐसे होर्डिंग्स और फ्लैक्स लगे हुए हैं जो अवैध प्रतीत होते हैं, जिस पर NHAI ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि हाईवे 334 पर जो है सभी समस्त जो होर्डिंग्स लगाए गए हैं वो अवैध रूप से लगे हैं। इसको देखते हुए पुलिस ने और मिलकर NHAI के साथ सभी अवैध होर्डिंग्स को हटाया जा रहा है। साथ ही साथ NHAI की जो 334 है उस पर एक रिपोर्ट भी मिली है, जिसमें ऐसे अवैध होर्डिंग्स को के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे माफिया पाए जा रहे हैं जो प्राथमिक जांच में लग रहा है, जिनके द्वारा अवैध होर्डिंग्स लगाई गई है, जो और बिना अनधिकृत रूप से सरकार को भी कहीं इसमें कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा है NHAI को। इसको देखते हुए NHAI के अथॉरिटी से भी कहा गया है कि ऐसे लोगों के विरुद्ध वो तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराएं, जिससे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। क्योंकि चारधाम यात्रा में हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर यात्री गाड़ियों से आते हैं और इसमें जो बड़े बड़े होर्डिंग्स इस तरह के लगते हैं तो उसको देखकर कहीं ना कहीं ड्राइवर जो है उनका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है और जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। इसको देखते हुए ये कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जो समस्त होर्डिंग पूरे NHAI पर लगाए गए उनको हटाने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। और गंगोत्री नेशनल पार्क अप्रैल माह से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वहीं गंगोत्री धाम भी 21 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बता दें कि गंगोत्री नेशनल पार्क को देखने के लिए देश विदेश से हर साल भारी मात्रा में पर्यटक यहां पर आते हैं। इस दौरान रोमांच के साथ साथ पर्यटकों को हिमालय के तमाम भागों को देखने का मौका भी मिलता है। बीजेपी नेता जगमोहन रावत का कहना है कि देश विदेश से तमाम पर्यटक गंगोत्री नेशनल पार्क में आने वाले हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। वर्ष का सीमांत बॉर्डर जो हिमालय पर्वत का हमारा गंगोत्री नेशनल पार्क है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा
ये पर्यटक प्रेमियों के लिए खोल दिया गया है और मैं अपने देश के विदेश के पर्यटकों से निवेदन करता हूँ, आए और नेशनल पार्क के अंदर ऐसे दुर्लभ प्रजाति के जीव जंतु, दुर्लभ पक्षियाँ हैं, साथ ही जो यहाँ की पीक, यहाँ का जो वातावरण, यहाँ का जो पर्यावरण है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, आए और नेशनल पार्क में घूमने के लिए आनंदित हों और मुझे लगता है कि निश्चित आप सभी लोग अपने इस क्षेत्र में आने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। देहरादून में चोरों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े राहगीरों से पैसे छीनकर भागे थे चोर। लोगों ने चोरों को जमकर धुनाई की, चोरों ने चाकू मारने का भी प्रयास किया, चोरों को पकड़कर थाने ले गए पुलिस। रायबरेली के गौशाला में रखे कछुआ अराजक तत्वों ने लगाई है आग। भीषण आग लगने से मचा है हड़कंप। आग की लपटों में परेशान हुए जानवर। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, आग को कंट्रोल किया गया। ईंटों के नीचे दबे हैं 6 लोग। आगरा में ट्रैक्टर के नहर में गिरते ही ऊपर ईंटों से भरभरा कर ट्रॉली गिर गई। ईंटों के नीचे दबे 6 लोगों की में से एक की मौत की खबर है। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर व्यक्तियों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती करवाया। मथुरा में युवती के हाथ पैर बंधे कुंड में तैरता मिला है शव। हत्या कर शव को कुंड में फेंके जाने की आशंका। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी और पुलिस मृतक युवती की पहचान में जुटी है। आगरा में गंगा जल को लेकर महिलाओं का जमकर प्रदर्शन। हाथ में बाल्टी लेकर किया नारेबाजी। शनिवार को आगरा नगर निगम में भी प्रदर्शन किया था। शराबस्ती में बाइक सवार को ट्रैक्टर ट्रॉली ने मारी है टक्कर। बाइक सवार युवक हुआ गंभीर रूप से घायल। घायल को सीएचसी कोना में भर्ती करवाना पड़ा। शराबस्ती में डीएम ने नेहा प्रकाश ने डूबने वाले परिजनों को 4-4 लाख का दिया है चेक। बीते दिनों नहर में डूबने से 2 किशोरों की मौत हुई। संत कबीरनगर में जिला पंचायत के सदन की बैठक में अध्यक्ष बलराम यादव ने समस्याओं को अनसुना कर दिया। वार्डों में अध्यक्ष ने नहीं किया कोई भी काम। नाराज होकर सदन की बैठक से वॉकआउट हुए सदस्य। रायबरेली में अनियंत्रित होकर ई रिक्शा पलटने से 5 लोगों के घायल होने की खबर। एक गंभीर रूप से घायल, घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। कानपुर देहात में 3 महिलाओं और एक युवक ने किया है आत्महत्या का प्रयास। ग्राम प्रधान पति और लेखपाल पर खेत में सड़क बनाने का। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।